दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम हिंदी के एक प्रसिद्ध उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, जो एक महान लेखक धर्मवीर भारती ने लिखा था, उसका रिव्यू करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हम इसकी कहानी को समझेंगे और उसके पात्रों को समझेंगे और फिर उसका रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी आज की उपन्यास का विश्लेषण। दोस्तों ये उपन्यास 1952 में पब्लिश हुआ था और इसकी जो शैली या स्टाइल है वो प्रतीकात्मक है, दूसरा दार्शनिक भी है और मनोवैज्ञानिक है। कहानी के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको एक भूमिका बताता हूँ। इसमें जो कथा का नायक है वो है माणिक मल्लिक। माणिक मल्लिक एक दार्शनिक है और विचारशील व्यक्ति है। वह 3 कहानियाँ अपने मित्रों को सुनाता है। ये कहानियाँ जमुना नाम की नायिका की, लिली नायिका की और सती नामक लड़की की कहानियाँ हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो हमारी उपन्यास का नायक है माणिक, वो 3 कहानियाँ अपने दोस्तों को सुनाता है। 3 अलग-अलग कहानियाँ अपने दोस्तों को सुनाता है। दोस्तों इसमें प्रेम जीवन की पहली कोमल अनुभूति है, उसका दार्शनिक पक्ष, उसका व्यावहारिक पक्ष का बड़ा ही सुंदर विश्लेषण किया गया है। तो शुरू करते हैं पहली कहानी, जो कि पहली कहानी है वो जमुना की कहानी है। माणिक अपने दोस्तों को पहली कहानी सुना रहा है जो कि जमुना नामक लड़की की है, जो कि इस उपन्यास की एक प्रमुख पात्र भी है। जमुना एक गाँव की सीधी-सादी, भोली और सुंदर लड़की है। वह बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी तो नहीं है, लेकिन समझदार है। उसके चेहरे पर मासूमियत है, आँखों में गहराई है। वो अपने जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश कर रही है। उसकी मुलाकात शेखर से होती है। शेखर माणिक का एक मित्र है। जमुना की मुलाकात माणिक के मित्र शेखर से होती है। शेखर एक पढ़ा-लिखा, भावुक और संवेदनशील युवक है। वह जमुना की सादगी और निर्मलता से प्रभावित होता है। धीरे-धीरे दोनों के बीच गहरा, निष्कपट प्रेम पनपता है। उनका प्रेम बिना किसी स्वार्थ के केवल भावनात्मक आकर्षण पर आधारित है। समय बीतता है। जमुना और शेखर का जो प्यार था, वो समाज को रास नहीं आता है। उन दोनों के बीच की जो आर्थिक असमानता है, वो उनके बीच में जो प्यार है, उसमें बहुत बड़ी बाधा बनती है। शेखर एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक है, जबकि जमुना एक निम्न वर्गीय और गरीब परिवार की लड़की है। शेखर के परिवार को यह रिश्ता स्वीकार नहीं होता। धीरे-धीरे शेखर समाज के दबाव में आकर जमुना से दूरी बना लेता है। जमुना इस अस्वीकार को, इस रिजेक्शन को दिल से स्वीकार नहीं कर पाती। वो अंदर से टूट जाती है, पर किसी से शिकायत भी नहीं करती। वह सोचती है शायद यही प्रेम का भाग्य है, शायद अधूरा रह जाना ही प्रेम का भाग्य है। जमुना एकाकी जीवन जी रही होती है। जमुना का जीवन विरह और पीड़ा से भरा रहता है। वह उस प्रेम को भुला नहीं पाती जो सच्चा था, लेकिन पूरा भी नहीं हुआ। उसका चेहरा धीरे-धीरे मुरझा जाता है, जैसे कोई फूल बिन जल के सूख जाता है। वो अपने भीतर जीती रहती है, स्मृतियों में, कल्पनाओं में और तन्हाई में। दोस्तों, इस पहली कहानी का जो प्रतीकात्मक अर्थ है, उसको हम समझ लेते हैं कि इस कहानी के माध्यम से धर्मवीर भारती क्या कहना चाहते हैं। जमुना सूरज के पहले घोड़े की तरह है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सूरज के रथ में 7 घोड़े होते हैं। तो लेखक हमारे ये कहते हैं कि जमुना पहले घोड़े की तरह है, जो सूरज के रथ की यात्रा की शुरुआत करता है। यह भौतिक और भावनात्मक प्रेम की शुरुआत को दर्शाता है। उसके माध्यम से धर्मवीर भारती ये दिखाते हैं कि प्रेम की पहली अनुभूति प्रायः अधूरी रहती है, लेकिन वही इंसान के जीवन को भावनात्मक गहराई भी देती है। और इसमें धर्मवीर भारती का जो दृष्टिकोण है, वो कुछ इस प्रकार से है कि माणिक जब कहानी सुनाता है तो वो कहता है, जमुना जैसी लड़कियाँ जीवन में भले ही खो जाएँ, लेकिन वो हमें यह सिखा जाती हैं कि प्रेम का अर्थ पाने में नहीं,
महसूस करने में है। दोस्तों, इसी के साथ में ये पहली कहानी समाप्त हो जाती है और दूसरी कहानी शुरू होती है। दूसरी कहानी लिली की है। लिली शहर की एक पढ़ी-लिखी लड़की है और काफ़ी मॉडर्न ज़माने को फ़ॉलो करती है। दोस्तों, जमुना की कहानी जहाँ निर्मल और निष्कपट प्रेम की थी, वहीं लिली की कहानी आधुनिक समाज में भ्रम, आकर्षण और स्वार्थ से भरे प्रेम की है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे शहरी जीवन में प्रेम भावना नहीं, बल्कि एक साधन बन गया है। तो सबसे पहले हम लिली के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लिली एक शहरी, आधुनिक, सुंदर और आत्मविश्वासी युवती है। वह पढ़ी-लिखी है और समाज में उसका उठना-बैठना है। वो अपनी सुंदरता से लोगों को प्रभावित करती है। लिली का व्यक्तित्व आकर्षक है। उसकी मुस्कान में है, उसकी बातों में चतुराई है, उसके भीतर भावनात्मक गहराई नहीं है, बल्कि स्वार्थ और दिखावापन छिपा हुआ है। लिली की कहानी में जो उसका केंद्र में है पात्र, वो है माणिक, जो कि हमारी कहानी का मुख्य किरदार भी है। माणिक लिली से पहली बार शहर में मिलता है और उसकी सुंदरता से तुरंत प्रभावित होता है। वह उसे समझना चाहता है, उससे जुड़ना चाहता है, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि लिली का प्रेम केवल ऊपरी आवरण है। लिली माणिक से भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि सुविधा और ध्यान पाने के लिए जुड़ी है। वह चाहती है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे महत्व दें। माणिक उसे गहराई से समझने की कोशिश करता है और उसमें सच्चा प्रेम ढूंढता है। लेकिन लिली के लिए प्रेम रोमांच और प्रदर्शन का साधन मात्र है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लिली एक समय पर अपने फायदे के लिए किसी और व्यक्ति से भी रिश्ता जोड़ सकती है। एक समय ऐसा आता है कि लिली दिखावा करती है कि माणिक से बहुत प्यार करती है और साथ ही साथ वो किसी और व्यक्ति से भी प्रेम का नाटक करने लगती है। जब माणिक को ये पता पड़ता है कि लिली का किसी और व्यक्ति से भी शारीरिक संबंध है, तो उसे गहरा आघात पहुंचता है। पर वह उसे दोष नहीं देता। वो कहता है, लिली की गलती नहीं है, उसका समाज ही ऐसा है, जो दिल से ज़्यादा चेहरा देखता है। लिली धीरे-धीरे अपनी भावनात्मक सच्चाई खो देती है और बाहरी रूप से खुश दिखाई देती है, पर भीतर से खाली और अकेली ही रह जाती है। उसका प्रेम एक नकली मुस्कान की तरह था। इसमें दोस्तों ये कहानी है कि कैसे एक शहरी लड़की जो बहुत सुंदर है और काफ़ी दिखावा पसंद है, हमारे जो मुख्य किरदार हैं माणिक से प्रेम करती है, अपनी सुविधा के अनुसार। माणिक उसमें सच्चा प्रेम ढूँढ रहा है, लेकिन सच्चा प्रेम लिली के लिए कोई मायने नहीं रखता। वो माणिक से भी प्रेम करती है और साथ ही साथ किसी दूसरे व्यक्ति से भी शारीरिक संबंध रखती है। उसका आघात माणिक को लगता है। तो जो उसका प्रतीकात्मक रूप से हमारे जो लेखक कहना चाहते हैं, वो एक सूरज के रथ के दूसरे घोड़े का प्रतीक है, जो आधुनिक युग के प्रेम की चमक को दिखाता है। उसके माध्यम से लेखक दिखाते हैं कि आज का प्रेम भावना नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति और आकर्षण का खेल बन गया है। लिली के माध्यम से धर्मवीर भारती कहते हैं, आधुनिक स्त्री की जटिलता को समझना अत्यंत कठिन है। जो आधुनिक स्त्री, आज की आधुनिक स्थिति स्वतंत्र तो है, लेकिन भीतर से असुरक्षित भी है। लिली की कहानी प्रेम की उस अवस्था को दिखाती है जहाँ प्रेम भ्रम में, मोह और स्वार्थ की चमक इंसान की भीतर की सच्ची भावनाओं को मिटा देता है। दोस्तों, अब हम 2 कहानियाँ को सुन चुके हैं। अब हम इस उपन्यास की तीसरी और अंतिम कहानी को समझते हैं, सुनते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा की तीसरी और अंतिम कहानी सती की कहानी है। यह कहानी पूरे उपन्यास की सबसे गहरी, भावनात्मक और दार्शनिक कथा मानी जाती है। जहाँ जमुना, जो पहली कहानी का पात्र थी, निर्मल प्रेम का प्रतीक है, लिली स्वार्थी और आधुनिक है, वहीं सती निष्काम प्रेम, त्याग और आत्मिक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। सती एक संवेदनशील, शांत, विनम्र और त्यागमयी युवती है। वह न केवल सुंदर है, बल्कि अंदर से अत्यंत पवित्र और सहनशील है। उसका जीवन साधारण है, पर उसकी सोच और प्रेम असाधारण। वह प्रेम को पाने की वस्तु नहीं, बल्कि दान और समर्पण की
अनुभूति मानती है। माणिक मलिक जो उपन्यास का नायक और कथाकार भी है, की मुलाकात सती से होती है। एक बेहद और शांत वातावरण में दोनों की मुलाकात होती है। सती माणिक की विचारशीलता और संवेदनशीलता का स्वभाव से प्रभावित होती है। माणिक भी सती की आत्मा जैसी निर्मलता से गहराई तक जुड़ जाता है। उनके बीच एक अद्भुत आत्मिक प्रेम पनपता है, जिसमें ना शरीर का लोभ है और ना स्वार्थ। दोनों के बीच प्रेम है, लेकिन अव्यक्त और पवित्र है। वे एक दूसरे को समझते हैं, मिलते हैं, पर कभी प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं करते। उनका संबंध कहने से नहीं, बल्कि महसूस करने से होता है। समय के साथ सती को एहसास होता है कि माणिक का जीवन विचारों और समाज की जिम्मेदारियों में उलझा है। वह नहीं चाहती कि उसका प्रेम माणिक के जीवन का रोड़ा बने, बोझ बने। इसलिए सती मौन रहकर त्याग का मार्ग चुनती है। वह माणिक से दूर चली जाती है, बिना शिकायत, बिना विदाई के। सती का यह मौन त्याग और उपन्यास का सबसे गहन क्षण है। वह प्रेम में दोस्तों हारती नहीं है, बल्कि प्रेम की आध्यात्मिकता की ऊंचाई तक पहुंचा देती है। वह यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, देने में है। दोस्तों, ये तीसरी कहानी का जो प्रतीकात्मक रूप से समझें, तो इसमें हमारे लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी सती है, वो सूरज के 7वें घोड़े का प्रतिनिधित्व करती है। जहाँ पहले 2 घोड़े जमुना और लिली प्रेम के भौतिक और मानसिक स्तर को दिखाते हैं, वहीं सती का प्रेम आत्मिक और दार्शनिक स्तर पर पहुँचता है। यह प्रेम को भोग नहीं, बल्कि भक्ति के रूप में जीती है। उसका त्याग इस बात का संकेत है कि प्रेम का चरम रूप निष्कामता में है। सच्चा प्रेम पाने में नहीं है, बल्कि त्याग में है। दोस्तों, ये 3 कहानियाँ हमने अभी पढ़ी, जो कि इस उपन्यास की प्रमुख 3 कहानियाँ थीं, और इसके अलावा हमने इस उपन्यास का रिव्यू भी किया। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे लेखक ने, धर्मवीर भारती ने, इस उपन्यास का नाम सूरज का 7वां घोड़ा ही क्यों रखा? जबकि कहानियाँ तो 3 ही सुनाई गई हैं। दोस्तों, तो हम ये समझते हैं और इसका विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि यह नाम प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। धर्मवीर भारती ने इसमें भारत की पौराणिक प्रतीक सूर्य रथ का उपयोग किया है। पौराणिक संदर्भ में पुराणों में कहा गया है कि सूर्यदेव का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यह 7 घोड़े 7 रंगों, 7 भावनाओं, 7 दिनों या 7 जीवन के स्तरों के हैं। इसी विचार पर लेखक ने कहा है कि मनुष्य का जीवन प्रेम भी 7 चरणों की यात्रा जैसा ही है। हर एक चरण एक घोड़ा है, जो समय को आगे बढ़ाता है। लेखक कहते हैं कि पहले 6 घोड़े जीवन के भ्रम, अनुभव, संघर्ष और भावनाओं का प्रतीक है, लेकिन 7वां जो घोड़ा है, प्रकाश, आत्मज्ञान, सच्चे प्रेम और पूर्णता का प्रतीक है। जमुना, लिली और सती की कहानियां जीवन की यात्रा के पहले 6 घोड़ों तक ले जाती हैं, पर अंत में माणिक मलिक इन सब का अर्थ समझ लेता है। वह 7वां घोड़ा पा लेता है, यानी जीवन का बोध, सच्चे प्रेम का अर्थ और आत्मज्ञान उसे हो जाता है। इसलिए सूरज का 7वां घोड़ा जो हमारे उपन्यास का नाम है, धर्मवीर भारती ने रखा है, माणिक के भीतर जागे हुए ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। सरल शब्दों में दोस्तों समझें तो सूरज सत्य और ज्ञान, घोड़े समय और अनुभव, 7वां घोड़ा आत्मज्ञान या प्रेम की अंतिम सच्चाई। 3 कहानियां जीवन के 3 स्तर, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक है, और जो 7वां घोड़ा है, वो प्यार की या ज्ञान की सबसे उच्चतम स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की उपन्यास का विश्लेषण और रिव्यू। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे इस कंटेंट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा मार्गदर्शन भी करें कि मैं इसमें क्या संशोधन या सुधार करूँ, जिससे और ये अच्छा बन पाए। थैंक यू दोस्तों।